पहले एक बार रिकॉल करते कि कल के लेक्चर में क्या क्या पढ़े, उसके बाद आगे का कंटिन्यू करते। अगर आप लोगों को याद हो तो कल हम लोगों ने एक स्टोरी से चैप्टर को स्टार्ट किए थे, फिलोसोफर ऑफ स्टोरीज। वहां पर हम लोगों ने देखे थे कि किस तरीके से पहला हम लोगों ने साइंटिफिकली एक एलिमेंट डिस्कवर किया जिसको हम लोग आज के टाइम पर क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस। फिर हम लोगों ने देखे थे कि अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग तरीके से डिस्कवर हुए, बट हर एक की हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, इसीलिए हम लोग ने सिर्फ एक को समझे थे। और चैप्टर का मोटिव ये था कि किस तरीके से एलिमेंट क्लासिफाई हुए थे, ये हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग देखे थे कि पहले किसी ने आकर बोला कि भैया एलिमेंट्स में काम करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिस्टिंग्विश कर देते हैं। फिर पता चला कि नहीं, उसमें मेटालॉइड्स करके भी कुछ है, तो वो डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर हम लोग देखे कि कुछ लोगों ने मेटल्स की, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किए, और स्टडी करने के बाद वो लोग को समझ में आया कि एटॉमिक मास जो है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और उसके बेसिस पर आप एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो हम लोग देखे थे कि 1870 में डॉबर्नियर ने क्या किया था, अपना एक क्लासिफिकेशन हम लोगों को बताया था। उसने बताया था कि अगर आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर अरेंज करते हो, तो तीन तीन एलिमेंट का अगर आप सेट बनाते हो, तो उसमें आप देखोगे कि पहले और तीसरे एलिमेंट का अगर आप एटॉमिक मास का मीन निकालो तो किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर। ऐसे उसने टोटल 3 सेट बनाए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम था, और तीसरा कौन सा था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बट हम लोग देखे थे कि इसके टाइम पर टोटल 30 एलिमेंट्स अवेलेबल, बट उसमें क्लासिफिकेशन सिर्फ कहां तक है, बाद में उसका ये रूल फॉलो विद इन द सेम ग्रुप ही नहीं फॉलो होता। जैसे क्लोरीन और हम लोग ने क्या ले लिए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लिए, बट अगर उसकी जगह हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन लेते तो ये रूल पॉसिबल नहीं है। इसके लिए इसकी थ्योरी को क्या करती है, सेकेंड हम लोग ने पढ़े थे न्यूलैंड लॉज ऑफ ग्रुपिंग। हम लोग ने पढ़े थे कि न्यूलैंड ने भी एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज किया था, बट उसने पीरियोडिसिटी को नोटिस किया था। उसने देखा था कि अगर आप एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखते हो तो हर 8वां एलिमेंट इसके जैसी प्रॉपर्टीज, तो उसने अपना एक टेबल बनाया था, बट उसका टेबल सिर्फ कहां तक के सही था, उसके टाइम पर टोटल कितने एलिमेंट थे, डिस्कवर सही कहां तक के था, कैसे, इसके लिए उसके भी हम लोगों ने टेबल को डिस्कार्ड किया। फिर तीसरा साइंटिस्ट जिसका नाम हम लोगों ने पढ़े थे, मेंडलीव ने भी अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था। मेंडलीव हम लोग ने पढ़े थे पहला ऐसा पर्सन था जिसने सारे नोन एलिमेंट्स को क्या किया था, क्लासिफाई किया। उसके टाइम पर जितने भी एलिमेंट्स थे सबको क्लासिफाई कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने पीरियोडिक टेबल में खाली जगह रखा था, कहीं कहीं पर एटॉमिक मास गलत थे उसको सही किया था, है ना। उसके टाइम पर इनर्ट गैस डिस्कवर्ड नहीं हुई थी जो बाद में डिस्कवर्ड हुई, तो उसमें उसके पीरियोडिक टेबल में कोई ऑल्टरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ये सब मेरिट्स के तौर पर हम लोगों ने पढ़े थे। डीमेरिट्स में पढ़े थे कि भैया उसने हाइड्रोजन की प्लेसमेंट की लेकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, एक रो में कितने एलिमेंट आएंगे इसके बारे में हम लोगों को नहीं बताया था, उसने आइसोटोप की पोजीशनिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। इसीलिए हम लोग ने उसके पीरियोडिक टेबल को भी देखे कि कोई इतना मतलब खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि एलिमेंट अभी भी प्रॉपर क्लासिफाइड नहीं। हम लोग देखे थे कि क्योंकि इसने इतना अच्छा काम किया था, फ्यूचर में डिस्कवर्ड होने वाले एलिमेंट्स के बारे में बता दिया था। अगर याद आ रहा है, हम लोग कल पढ़े थे एक बोरॉन, एक सिलिकॉन, एक एल्यूमिनियम, है ना। एक एल्यूमिनियम का बाद में नाम गैलियम पड़ गया था। मैंने बताया था कि एमसीक्यू जो पूछता है उसको ध्यान में रखो। तो इसके लिए, क्योंकि उसने जब ये सारी काम किया तो किसी ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसको कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला, तो बाद में उसके ही नाम पर एक एलिमेंट रख दिया गया, मेंडेलिवियम। 101 एटॉमिक नंबर कितना है उसका, 101, याद है ना। फिर हम लोग देखे थे कि इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हेनरी मोसली, और हम लोग ने पढ़े थे, अगर ईयर वाइज आपको याद हो, हम लोग ने पढ़े थे 1817 में डॉबर्नियर ने अपना टेबल बताया था, 1866 में न्यूलैंड ने अपना टेबल बताया, 1872 में मेंडेलीव ने हम लोग को अपना टेबल बताया। इस टाइम तक के अच्छी खासी नॉलेज हो गई थी लोगों को एटम के बारे में। हेनरी मोसली ने देखा कि एलिमेंट की एटम की जो सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास। अगर आप एटॉमिक नंबर को ध्यान से पढ़े हो या सुने हो तो आपको पता होगा एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। याद है कि नहीं?
कल मैंने एक टास्क दिया था आपको, देखे तो होंगे नहीं आप लोग, बड़े बिजी लोग हैं आप लोग, ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ देखकर आते तो मेरा काम आसान हो जाता। चलो बहरहाल, तो अभी हम लोग फिलहाल कुछ टॉपिक वो डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोग के अभी सिलेबस में नहीं है, बट सिलेबस को समझने के लिए जरूरी, तो पहले हम लोग उसको समझते हैं, बाद में वापस से काम पर आ जाएंगे। देखो बच्चे लोग, अगर आप लोग को याद हो, आप लोग ने लोअर क्लास से एटम का मॉडल पढ़े कि एटम कैसे दिखता है। आप लोग ने पढ़े थे कि भैया जॉन डेल्टन ने हम लोग को एटम का मॉडल बताया था, उसने बोला था एटम इज अ सॉलिड हार्ड स्फीयर। उसके बाद थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, उसके बाद रुदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, उसके बाद नील बोर ने मॉडल दिया। तो जो हम लोग मॉडल अभी तक के पढ़े, हम लोग ने उसमें पढ़े कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड में शेल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व। याद है ना? हमने पढ़े कि न्यूक्लियस के अंदर दो चीज होती है, एक पॉजिटिवली चार्ज होती है जिसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, और एक न्यूट्रल होता है ना, जिसको हम लोग न्यूट्रॉन बोलते हैं। याद आ रहा है कि नहीं? न्यूट्रॉन क्या था? न्यूट्रल था। और शेल में कौन रिवॉल्व करते थे? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? याद है ना सबको? कोई दिक्कत है इसमें? ये सबको ध्यान में। हमने ये भी पढ़े हैं बच्चे लोग कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमेशा याद रखना, एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसके पास जितने प्लस चार्ज होंगे उतने ही उसके पास माइनस चार्ज होंगे। समझ में आ रहा है? तो भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन। और इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? डिनोटेड बाय जेड। डिनोट किससे करते हैं उसको? जेड। मतलब अगर मैं किसी का भी एटॉमिक नंबर बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है या कितने प्रोटॉन। समझ में आ गया? एक होता है एटॉमिक मास नंबर, एक क्या होता है? अब ये क्या होता है भैया? डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो मैं अभी यहाँ पर इनकी डिस्कवरी और ये सब मैं डिस्कस नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि वो स्ट्रक्चर हिस्ट्री ऑफ एटम का अगर लेक्चर देखते तो आप लोग को अच्छे से क्लियर होता। मैं भी फिलहाल उसी पॉइंट पर डिस्कशन करने वाला हूँ जो हम लोग को जरूरी, सारे पॉइंट पर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि चैप्टर फिर अलग जगह पे चले जाए। तो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो हम लोग को ये बात पता है कि सर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, जितना प्लस है उतना, तो फिर ये न्यूट्रॉन कब आपका डी क्यों बता? सही है ना? जितना प्लस है उतना, तो भैया ये क्यों जबरदस्ती का घुस के बैठा? कोई आंसर? नहीं? हाँ एकदम चुप हो जाता है। ऐसा लगता है कि सर अभी मेरे से पूछेंगे और सब लोग ऐसे पूछेंगे। मैं नहीं हूँ सर क्लास। सुनो यहाँ पे ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो दो जानी दुश्मन है। कैसे? मतलब अगर एक दूसरे के सामने आ गए तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? मैं क्या करता हूँ, उन दोनों को एक रूम में लेके आके बंद करके, रूम बंद करके चल दें, क्या होगा? दोनों में से कोई पक्का एक दूसरे को, सही है ना? WWE देख रहे हो, उसमें देखो जब दो रेसलर लड़ते हैं तो बीच में रेफरी रहता है। रेफरी क्या करता है? रोकते रहता है, आराम से मारो, खून नहीं निकलना चाहिए। अब देखो प्रोटॉन जो है ना बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है। दोनों कैसे हैं? अब आप कुछ सोचो ना, दोनों प्लस है। हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़े हैं कि लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। अगर सेम होंगे, प्लस प्लस या माइनस माइनस होंगे तो एक दूसरे से क्या करते हैं? रिपल। और अगर प्लस और माइनस होंगे तो क्या करेंगे? तो आप देखो ना, ये दोनों प्लस है ना, अब आपको नहीं लगता है दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। मतलब ये उसको धक्का मारे, चल ये इसको धक्का मारा, चल बाहर निकल, होगा कि नहीं भाई? तो बीच में न्यूट्रॉन क्या है? रेफरी का काम। बहुत चल छोटा है, लड़ो तो बाहर निकल, लड़ो मत, घर में रहो इत्मीनान से।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो न्यूट्रॉन क्लियर है, ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे जब फर्दर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे तो प्रॉपर उसका सीक्वेंस और ये सारी चीजें समझ में आएगी। फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास। आप लोग को ये याद होगा बच्चों कि किसी भी एटम का जो मास होता है ना वो उसके न्यूक्लियस की वजह से होता है। किसकी वजह से? अब आप बोलेंगे क्यों सर, शेल में तो इलेक्ट्रॉन्स भी है, आप इलेक्ट्रॉन्स को गिनती में ही नहीं ले रहे। देखो इलेक्ट्रॉन का मास ना प्रोटॉन के मास के कंपेयर में नेग्लिजिबल होता है। समझ में आ रहा है? एक एटम सॉरी एक प्रोटॉन का अगर आप मास देखें तो वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1600 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है या 2000 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है। एक प्रोटॉन का मास 2000 या 1600 इलेक्ट्रॉन के मास के आप इमेजिन कर रहे हैं कितने सारे इलेक्ट्रॉन मिलाऊंगा तो एक प्रोटॉन का मास बनेगा। इसीलिए हम लोग जब एटम के मास को कैलकुलेट करते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन को कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 118। तो 2000 तो कभी जिंदगी में होने वाले नहीं। समझ में आ? इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर तो बचा कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जितना मास प्रोटॉन का है उतना ही मास न्यूट्रॉन का भी है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एटम का मास उसके न्यूक्लियस की वजह से। क्लियर है? अरे हाँ है ना बच्चों? कोई दिक्कत? दोनों पे चार्ज सेम है। प्रोटॉन पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज किस पे? न्यूट्रॉन न्यूट्रल है गधे लोग, न्यूट्रल है उसके ऊपर कोई चार्ज। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में अंतर है, मगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन में कोई अंतर नहीं है। अंतर है सिर्फ प्लस और माइनस का। अंतर समझता है ना? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है अरे बोलो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट फॉर चार्ज। कूलम यूनिट फॉर चार्ज। चार्ज को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम कूलम था, इसके लिए उसके ऑनर में उसकी यूनिट क्या रखती है? कूलम रखती है। अब जैसे आप कोई चीज ढूंढो और मैं बोलूं कि नहीं मेरे नाम पे रखना, तो आप गुस्सा नहीं होगे? ढूंढी मैं, ढूंढा मैं, नाम ये ले लेंगे। देखो बड़े होशियार है कि नहीं? तो भैया जिसने ढूंढा उसको क्रेडिट भी दे दिया हम लोगों ने कि इलेक्ट्रॉन चार्ज को ढूंढने वाला कौन था? कूलम था। इसीलिए हम लोगों ने चार्ज की यूनिट क्या रखी है? क्लियर? कोई दिक्कत बच्चे लोग? ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखो, एटॉमिक नंबर बोला मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मास नंबर बोला मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चार्ज तो हम लोग देख लिए दोनों पर सेम है, बस इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस होगा, प्रोटॉन होगा तो प्लस होगा। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं? सेम। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर आप लोग को याद हो बच्चे लोग तो आप लोग ने पढ़े थे कि हर सेल की एक कैपेसिटी होती है। हर सेल की क्या होती है? आप किसी भी सेल में कितने भी इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। समझा है? हर सेल की क्या होती है? कैपेसिटी। जैसे भैया हर रूम की कैपेसिटी है। हर रूम की क्या है? आप बोलेंगे सर 1 BHK वाले रूम में काम करो 5 फैमिली को रख दो, और एक मेरे पास 4 BHK वाला रूम है उसमें 1 फैमिली को चले? नहीं सर, कैपेसिटी नहीं है उसकी उतनी। तो हर सेल की क्या होती है? कैपेसिटी। और एकदम सिंपल सा लॉजिक है ना बच्चों, ये वाला सेल इस सेल से बड़ा है ना, सेकेंड सेल फर्स्ट सेल से क्या है? तो जाहिर सी बात है फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे और सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। और सवाल ये उठता है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो आपको याद हो आप लोगों ने लोअर क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े थे जिसका फॉर्मूला था 2n²। याद आया? ये फॉर्मूला था, नहीं याद आया तो डूब मत। 2n²। ये फॉर्मूला क्यों पढ़े थे बच्चों? इस फॉर्मूले से आपको पता चलता है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता करना है कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो। कौन से शेल में? तो मैं n की जगह कितना रखूंगा? 1। n की जगह कितना रखूंगा? तो कितना होगा? 2। n की जगह 1 स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर 1 सा सही है। और आपको पता करना है सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप n की जगह कितना रखेंगे? 2 का स्क्वायर 4 2 सा। और आपको पता करना है थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो n की जगह कितना रखेंगे? 3 का स्क्वायर 9 2 सा। समझ में आ रहा है ना? n 2 सा। क्लियर? एक चीज याद रखना,
थर्ड शेल जो है ना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 18। 18 इलेक्ट्रॉन पर वो स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बट अगर उसको 18 नहीं मिला तो वो 8 पे भी क्या करता है? अपना काम चला जाता है। इसको बोलते हैं कि भैया अगर उसको बिरयानी नहीं मिली तो वो दाल चावल से भी क्या कर लेगा? काम। राइट आ गई है। यस। और हम लोग तो सोच रहे थे छुट्टी मिल जाएगी सर आज। ध्यान रखिए, कुछ बच्चों को छुट्टी मिल गई है तो लोग भाग भाग के जा रहे हैं, बोले अभी ऊपर वापस बुला रही है। थर्ड शेल की कैपेसिटी कितने की है? 18 की है। थर्ड शेल की कैपेसिटी कितने की है? मैं बोल रहा हूँ कि अगर 18 इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो वो 8 इलेक्ट्रॉन से भी क्या करेगा? इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? 18 नहीं तो 8, बिरयानी नहीं तो दाल चावल, ऐसे काम तो चल जाएगा। क्लियर है? अगर फोर्थ शेल में पता लगाना है तो 10 की जगह 4 रखेंगे। 4 का स्क्वायर 8 होता है। 16 टू दा, समझ रहे हैं ना बच्चे? कोई दिक्कत? अब आपको पता चल गया कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। पहले शेल में 2 रह सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। अगर उससे ज्यादा हुए तो वो सेकेंड शेल में चलते हैं। कम रह सकते हैं, ज्यादा। अब आप बोलेंगे सर एक काम करो ना, जैसे मान लो किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन तो आप बोल रहे नहीं सर एक काम करो, पहला इलेक्ट्रॉन पहले शेल में रख दो, बाकी के 2 किधर रख दो? ये नहीं चलेगा जब तक के पहले वाले का फुलफिल नहीं होगा दूसरे में। समझ में आ गया कि पक्का? अच्छा, कुछ एग्जांपल जैसे मैं आपको बोलता हूँ बच्चे लोग बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। एटॉमिक नंबर कितना है? हम लोग को पता करना है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास। एटॉमिक नंबर बोल रहा हूँ मतलब क्या बोल रहा हूँ? तो कितने इलेक्ट्रॉन है? अब बताओ पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। बचे कितने? तो किस पे चले जाएंगे? ये जो 2,2 लिखे ना आपने, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स। शेल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज है किसी भी एटम के, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई? कितना है? 2,2। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। बोलो जल्दी से। पहले शेल में 2, बचे कितने? इसमें चले जाएंगे। सही है ना भाई? सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। बोलो। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। 11 ही है ना? 2 और 8 10 और 1। सही है ना? समझ में आ रहा है? अच्छा, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20। 10 दे दूं? तीसरे में बोला था ना, अगर 18 नहीं हो रहे तो 8 में भी क्या हो सकता है? बिरयानी नहीं है तो दाल चावल पे काम। अब बच्चे कितने? 2। समझ में आया? अरे हाँ यार। पोटेशियम 90। समझ में आते ना भाई? यस सर। बेरिलियम हो गया। और कुछ एग्जांपल क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे अगर एटॉमिक नंबर बता दिया जाए तो। एक एग्जांपल रैंडम लेट्स से ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। बोलो जल्दी से। 8 2,6 2,4 किसमें? 2,6 है ना? ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर पहले शेल में 2, दूसरे में 8 हो गया ना? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा लिखने। अब बात करते हैं बच्चे लोग वैलेंसी की। किसकी बात करते हैं? ये भी पढ़े आप लोग। कोई बताएगा वैलेंसी क्या होता है? एनीवन? वैलेंसी किसको बोलते हैं? वैलेंसी किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनना। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन, नहीं समझा, इंग्लिश नहीं आती सर, हिंदी में अनुवाद करो। ध्यान से देखो, एक एलिमेंट
कितना इलेक्ट्रॉन ले या दे सकता है, एक एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन ले या दे सकता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अब इस बात को समझो बच्चों, पहले हम लोग ये समझते हैं कि एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं, इसको समझ लो, फिर वैलेंसी पर। जैसे अगर आप ध्यान से देखो, बेरिलियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसका लास्ट शेल सेकंड शेल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। भाई सर सेकंड शेल में होने कितने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन? इसके पास कितने? 2। अब आप खुद बताओ कि क्या ये स्टेबल है? तो ये क्या करेगा फिर? सर या तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा या तो किसी से इलेक्ट्रॉन, ताकि ये क्या हो सके? अब समझ में आया वाई एलिमेंट रिएक्ट? समझ में आ रहा है? अगर इसी की जगह पे नियॉन का एग्जांपल लूं बच्चों, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक नंबर कितना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो, सही है? इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? और सेकंड शेल की कैपेसिटी भी कितने की है? इसको जितने चाहिए होते हैं ना, क्या ये किसी से रिएक्ट करेगा? याद है मैंने कल बताया था, नियॉन इनर्ट गैस किसी से रिएक्ट समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो भैया जब मेरा पेट भरा हुआ है तो मेरे को और खाने की जरूरत है, 8 की जरूरत थी, मेरे पास 8 है, तो मैं अलग से और कैसे पराठा खाऊं? समझ में आया कि नहीं? अब देखो, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में? कितने की कमी है? 4 की, 6 की कमी है ना? 2 ही है ना? 6 कम है सर। अब आप खुद बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है कि 2 इलेक्ट्रॉन देना? तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा? तो इसकी वैलेंसी कितनी है? मैंने अभी यही बताया ना, कितना इलेक्ट्रॉन ले या दे सकता, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? तो इसकी वैलेंसी कितनी? ये देखो कार्बन लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने की कमी है? बिल्कुल 4 की कमी है ना? अब इसके पास ऑप्शन है, ये 4 दे भी सकता है, 4 ये अलग बात है कि वो ना देता है ना लेता है, वो बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो मैं अभी वहां नहीं जाना चाहता। हम लोग 9th चैप्टर जब पढ़ेंगे पार्ट 1 का, तो वहां हम लोग देखेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल उस पर नहीं जाते। तो ये 4 की कमी है ना, या तो 4 देगा या तो 4। वैलेंसी कितनी? अगर मैं सोडियम की बात करूं, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने की कमी है? 18 होने चाहिए। अरे सर 8 के हिसाब से कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। कितना है? अब बताओ 7 लेगा कि 1? इसकी वैलेंसी कितनी? सेम गोज फॉर कैल्शियम, कितना है लास्ट शेल में? 2। तो सर 6 तो लेने से तो 2 दे देगा। सिमिलरली पोटेशियम, ऑक्सीजन 6 है। अब आप बताओ 6 है उसके पास, बच्चे तो वैलेंसी कितनी हो गई? 2 ना बच्चा, 6 है, कितने की कमी है? 2। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? अगर आपने नोटिस किए तो वैलेंसी 0 से लेके 4 के बीच में हम लोगों ने किसी भी वैलेंसी 5 नहीं बोले, 0 से लेके 4 की। इसकी वैलेंसी 0 है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है सर, ये ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना किसी को इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी 0। तो वैलेंसी 0 से लेके 4 के बीच में निकाल लोगे, वैलेंसी निकाल लोगे। अगर कोई भी आपको एटॉमिक नंबर बता दे तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, उसके बाद उसको क्या बता दोगे? वैलेंसी बता दो। क्लियर? अब याद रखना, लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? वो कितने भी हो सकते हैं। जैसे इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, इसके पास 2 है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसके पास 4 है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में फर्क है, याद रखो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो सर लास्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट अगर आप वैलेंसी की बात करें तो वो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है, ये उसकी वैलेंसी। समझ में आया? कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा? समझ में आया? ये सिंगम नहीं है, मैं लेता हूं देता नहीं। तो भैया एज पर रिक्वायरमेंट वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, वो इलेक्ट्रॉन कौन देगा? मेटल्स। इलेक्ट्रॉन्स कौन देते हैं और इलेक्ट्रॉन कौन लेते हैं? नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन कौन लेते हैं? क्लियर है यहाँ तक के? कोई दिक्कत? दीज आर द बेसिक्स जो आपने पुरानी क्लास में पढ़े हैं बच्चों। समझ में आ रहा है?
बस इस चैप्टर में जरूरी है इसलिए एक बार रिकॉल किया हूं, इसको लिख लो तो वापस से चैप्टर पर आते। तो हम लोगों ने बेसिक समझ लिया, वापस से अब चैप्टर पर आते। हम लोगों ने पढ़े थे कि हेनरी मोजली ने हम लोग को बताया था कि द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम और ऑफ एन एलिमेंट इज एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। हम लोग पढ़े थे कि जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उसने एक लॉ दिया था और उसमें बताया था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। याद है ना, कल हमने इसको डिस्कस किए थे। उसने बताया था कि एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं किसके अराउंड में, एटॉमिक मास। हेनरी मोजली ने बस यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर की जगह क्या लगा दिया, एटॉमिक नंबर। उसने बोला अब तक के सारे लोग कौन सी बेसिस पर अरेंज कर रहे थे एलिमेंट को, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। उसने बोला कि भैया हम लोग एलिमेंट को अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक। समझ में आया, क्लियर है। उसने फिर एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या किया बच्चे लोग, अरेंज किया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या किया, फॉर्म किया। अपने पास ये जो टेबल अवेलेबल है आज के टाइम पर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर बना हुआ भी है और अकेले होने नहीं कर सकते, ठीक है। ये टेबल जो है बच्चे लोग, ठीक है, एक्चुअली इसको बनाना पड़ता है हर साल टेबल पे को बोर्ड के ऊपर समझाने के लिए, तो इसके लिए मैंने प्रिंट करवा के रखवा दिया। मतलब खाली इसको लेके आऊंगा क्लास में और लेक्चर अटेंड, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल देखो बच्चे लोग, अगर आप ध्यान से देखो तो अपना जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कुछ वर्टिकल लाइंस है और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस। वर्टिकल लाइंस आर नोन एज ग्रुप्स। वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो ऐसी लाइन है इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप। टोटल 18 लाइन है। कितनी लाइन है, 18। मतलब कितने ग्रुप है, 18। कितने ग्रुप है, 18। ऐसे ही अगर आप देखो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल कितने हैं, 7 है। ये नीचे वाला मत काउंट करना, टोटल कितने हैं, 7 है। बाद में बताऊंगा कि ये क्या है। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, 18। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर, 7। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलेंगे, वर्टिकल को क्या बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टल को क्या बोलेंगे, ये ध्यान में रखना। एग्जाम में बोलते हैं हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स आर देयर। वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल ही नहीं पता। वर्टिकल बोल रहा मतलब स्ट्रेट की बात कर रहा है, तो ग्रुप की बात। हॉरिजॉन्टल बोल रहा है या रो बोल रहा है मतलब पीरियड की बात। 18 ग्रुप है, 7 पीरियड। क्लियर, कोई दिक्कत। एलिमेंट को कौन सी बेसिस पर अरेंज किए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर। अगर आप ध्यान से देखो तो अपने पीरियड टेबल में पहले पीरियड में और सेकेंड और थर्ड पीरियड में कुछ खाली जगह मतलब वैकेंट, वहां पर कोई एलिमेंट, जैसे पहला हाइड्रोजन है उधर रखा है, हीलियम इधर रखा हुआ है। अब आप बोलेंगे सर हीलियम को यहाँ क्यों नहीं रखे, है ना, कंप्लीट चलाते ना पूरा, पहले में ही 18 रख देते पूरे, क्यों चला है ऐसा। तो भैया प्रॉपर्टीज अगर आप ध्यान से देखो, हम लोगों ने पढ़े कि ये लोग जो एक के नीचे एक आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, रिसेंबल होती है। थोड़ा बहुत ग्रेजुअल चेंज होता है बट फिलहाल हम मान सकते हैं कि सेम होती है। तो अब होना तो ये चाहिए कि अगर मैं हीलियम को यहाँ रख दूं तो हीलियम की प्रॉपर्टी इनसे मैच हो, हीलियम की प्रॉपर्टी इनसे, बट हीलियम की प्रॉपर्टी इनसे मैच, तो अब इसमें लाए, इससे भी मैच नहीं, इसमें लाए, इससे भी मैच नहीं, ऐसे करते 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 हाँ इनसे मैच हो गई। तो ये हार, अब समझ में आया, हाँ के नाम पूछिए पक्का। अगर आप ध्यान से देखो ये जो ग्रुप 1 है ना, ये जो ग्रुप 1 इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल, लिखा हूं मैंने वहां पे अल्कली मेटल। ये जो ग्रुप 2 है इसका नाम है अल्कलाइन अर्थ। क्या नाम है चलो, स्पेसिफिकली नाम दिया है, कभी कभी पूछ सकता है। अल्कली मेटल इज ग्रुप 1 इज आल्सो नोन एज डैश, तो क्या है आंसर, अल्कली। ग्रुप 2 इज आल्सो नोन एज डैश, अल्कलाइन। ये जो ग्रुप 17 है इसको हैलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ये सारे किस में आते हैं, हैलोजेंस में। और ये जो लास्ट ग्रुप है ना, ग्रुप नंबर 18, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, INERT। वो गैस जो रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि इन सब की वैलेंसी क्या है, कुछ भी है, इनको अलग से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत, इसीलिए इसको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं। नोबल गैस भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? ये लोग रिएक्ट नहीं करते। सिमिलरली इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं क्योंकि इन सब की वैलेंसी कितनी है? जीरो, इसीलिए इसका नाम जीरो ग्रुप भी। ग्रुप 18 भी बोल सकते हो या जीरो ग्रुप भी बोल सकते हो। समझ में आ गया? हाँ या ना बच्चों? कोई दिक्कत? हम लोग का ये पूरा पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। कितने ब्लॉक्स में? 4 ब्लॉक्स। ध्यान से सुनो, पीरियोडिक टेबल कितने में डिवाइडेड है? 4 ब्लॉक। अब आप पूछेंगे कि सर 4 ही ब्लॉक क्यों? हम लोग और 5-6 ले सकते थे, 1 ही 2 ले सकते थे। तो अभी फिलहाल आप लोगों को ना बच्चे लोग थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि ये हायर ऑर्डर केमिस्ट्री में चले जाएगा जो आप लोग आगे पढ़ोगे फर्दर स्टैंडर्ड। ठीक है, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो उसके लिए बहुत सारे बेसिक्स प्री रिक्विजिट्स लगेंगे जो अभी आप लोगों को पता नहीं है, तो वहां नहीं जाते हम लोग। फिलहाल के लिए मान के चलो कि 4 ब्लॉक है। 11th में समझ जाओगे कि क्यों 4 ब्लॉक। समझ में आया? SPDF ऑर्बिटल जब पढ़ोगे तो समझ, इसके लिए नहीं बोला था। तो जब ऑर्बिटल पढ़ोगे तो आप लोग खुद ब खुद समझ। हम लोग अभी तक शेल पे ही अटके, ऑर्बिटल्स में तो गए नहीं है, तो वहां नहीं जाते। कितने ब्लॉक है? 4। ब्लॉक का नाम है SPDF। SPD वो ट्रांसफॉर्म क्या बोलते हैं, एक कार्टून आता था ना, पावर रेंजर्स। हाँ, इसको याद है, SPD बोलते थे ना वो लोग, उसको ऐसे बोलते हैं। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F। ग्रुप 1 and 2, ग्रुप 1 and 2 is known as S block, is known as S block. Group 3 to 13, 12, ग्रुप 3 to 12, ये पूरे इतने हैं ना, ये सबको हम लोग D ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों लोग? 13 से लेकर 18 तक के P ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये जो नीचे 2 सीरीज दिख रही है ना, इसका नाम लेंथेनाइट सीरीज और इसका नाम एक्टिनाइट सीरीज। ये दोनों सीरीज को हम लोग F ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रहेगा। ग्रुप 1-2 को S ब्लॉक, 3 से लेके 12 तक के D ब्लॉक, 13 से लेके 18 तक के P ब्लॉक, और नीचे जो 2 सीरीज है उसको क्या बोलते हैं? F ब्लॉक। ये एक्चुअली में जो 2 सीरीज है ना बच्चे लोग, ये इसी टेबल का हिस्सा है। यहाँ पर दिख रहा है 57 to 71 और 89 to 103। ये एक्चुअली में ना 3D में अंदर की तरफ या बाहर की तरफ ऐसे, बट अभी तो 3D नहीं दिख सकता ना, इसके लिए उसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। समझ में आया? तो इसीलिए मैंने बोला ना कि ये इसी टेबल का हिस्सा है। क्लियर? कोई दिक्कत? याद रखना, एक ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? अब प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब लास्ट ये लोग जितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या दे रहे हैं वो क्या होगा? सेम। तभी प्रॉपर्टी क्या होगी? मतलब इन सब के लास्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? सेम। ऑलवेज सेम किस बिना पे बोलते हैं? कि वो इलेक्ट्रॉन कितना दे रहा है या कितना। प्रॉपर्टीज सेम मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट क्या होगी? सिमिलर होगी। और वो केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है या। तो अगर सेम है मतलब सब लोग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे या ले रहे होंगे। हाँ के ना? क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्का? झूठ तो नहीं बोले। पीरियोडिक टेबल को हम लोग ने कौन सी बेसिस पर अरेंज किए? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक। पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है? ग्रुप पूछा था, ब्लॉक नहीं पूछा। 18 ग्रुप। कितने ग्रुप है? कितने पीरियड है? हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं? पीरियड। वर्टिकल को क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप 1 इज आल्सो नोन एज ग्रुप 2 इज आल्सो नोन एज Group 17 is also known as halogen 17. Group 18 is also known as inert gas, noble gas, zero group, जो भी बोल रहे हैं सर बोल लो, ठीक है ना? कितने ब्लॉक्स में डिवाइडेड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? 4। पहले और दूसरे को क्या बोलते हैं? तीसरे से लेके 12वें तक के, 13वें से लेके 18वें तक के, नीचे जो 2 सीरीज है। समझ में आ गया? ये जो टेबल अब आपके सामने बना है ना, इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं इसको? इस टेबल को बनाने के और भी तरीके हैं, बट ये सबसे अच्छा है, यही आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। और इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पढ़ लो। कोई दिक्कत? खाओ माँ कसम। सही है ना भाई? पक्का ना? अगर आंसर नहीं लिखे टेस्ट में, अगर आंसर नहीं तब बताऊंगा। बड़ा यस चिल्ला रहे ना, ठीक है? तो पीरियोडिक टेबल समझ में आ गया कैसे बना है, किसने बनाया है, कौन सी बेसिस पर अरेंज हुआ है, उसके अंदर क्या क्या है वगैरह वगैरह सब हम लोग को समझना। एक चीज छूट गई बच्चों,
इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट है ना सब मेटल्स है। लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट है सब क्या है? मेटल्स। और राइट साइड में जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या है? अब आप बोलेंगे सर ये लेफ्ट और राइट कहां से आप बता रहे हैं? कोई लाइन होगी ना जिसके पीछे लेफ्ट है और उसके आगे। तो अगर आप अपने टेक्स्ट बुक को ध्यान से देखो, इसमें तो नहीं इतना क्लियर दिख रहा है, अगर आप टेक्स्ट बुक को ध्यान से देखोगे ना ऐसी एक जिगजैग लाइन बनी देखिए, वो जिगजैग लाइन पर जो एलिमेंट है वो मेटलॉइड्स है। कौन है बच्चे लोग बोलो? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये सब वो पेन। समझ आ रहा है? ये सारे जो जिगजैग लाइन के आसपास वाले एलिमेंट है वो सब क्या है? मेटलॉइड्स। वो क्या है बच्चे लोग? उसके लेफ्ट साइड में सब मेटल है और उसके राइट साइड में सब क्या है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो सर नॉन मेटल तो बहुत कम दिख रहे हैं ऑलमोस्ट। जाहिर सी बात है, आपका जो पीरियोडिक टेबल है ना 70% उसमें क्या है बच्चे लोग? मेटल, और 30% में नॉन मेटल और मेटलॉइड्स दोनों। क्लियर? पीरियोडिक टेबल समझ में आ गया? किसने बनाया? मैंगनीज से बनाया था, हेनरी मोसले ने बनाया था। किसने बनाया था? याद रहेगा? कोई दिक्कत? ठीक है, चल आगे बढ़ो। बात करते हैं बच्चे लोग ट्रेंड। टाइम है ना अपने पास? बात करते हैं ट्रेंड्स। और बोर किया क्या मैं? तो फिर क्या बोल रहा हूँ? पीरियोडिक ट्रेंड्स सब लोग यहाँ पर कुछ ट्रेंड्स है, हम लोग को वो ट्रेंड को समझना है। 3 ट्रेंड है एक्चुअली। पहला ट्रेंड है एटॉमिक साइज का। पहला ट्रेंड किसका है? एटॉमिक साइज का। दूसरा ट्रेंड है वैलेंसी का, और तीसरा ट्रेंड है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या फिर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी को हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होते हैं? मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था ना, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को देते हैं उनके ऊपर प्लस आ जाएगा। अरे हाँ है ना? जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर प्लस आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? नॉन मेटेलिक। उसको हम लोग क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक। इन तीनों को हम लोग को पढ़ना है। ट्रेंड्स का मतलब क्या है? ये समझना है कि जब आप ग्रुप में और पीरियड में मूव करोगे तो ये तीनों चीजें कैसे चेंज होगी। समझ में आया? आया ना? तो पहले एटॉमिक साइज को लेकर डिस्कस करते हैं। 1 बाय 1 हम लोग क्या बहुत अच्छा। एटॉमिक साइज को लेकर क्या करते हैं हम लोग? डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पीरियड बना लेता हूँ और एक ग्रुप बना लेता हूँ, फिर हम लोग उसको क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। यस, लेट्स से सेकंड पीरियड ले लेते हैं बच्चों। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये सेकंड पीरियड है। और ग्रुप भी लिख लेते हैं। लेट्स से फर्स्ट ग्रुप भी लिख लेते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंचियम। ठीक है, ये पहला वाला ग्रुप है और ये सेकेंड पीरियड। लिथियम, अच्छा मैंने आपको एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद नहीं कराया, सॉरी मैं भूल गया। अपने को एटलीस्ट 20 एलिमेंट के ना एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। हाँ, कम से कम 20 एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए और उनका नाम भी याद होना चाहिए, सिंबल भी याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन उसमें पूछता है। तो अभी पहले उसको पढ़ लेते, याद कर लेते। भूल गया एक्चुअली, वो जब बेस पढ़ा रहा था तभी बता देना चाहिए। तो पहले उसको समझ लेते, बाद में पढ़ाएंगे। मैं यहाँ पर जो सीरियल नंबर लिख रहा हूँ ना, यही उन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन सिंबल है H, हीलियम सिंबल है He, लिथियम सिंबल है Li। जो 9th वाले बच्चे उनको याद होगा ये। बेरिलियम, तो चुप बैठो, बोलो मत। बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O,
क्लोरीन, क्लोराइड नहीं, क्लोरीन F और नियोन Ne, ठीक है। ऐसे ही 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, कल तो इसके बारे में पढ़े थे, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, एंड लास्ट वन इज कैल्शियम। सिंबल नहीं लिखे, सोडियम का सिंबल है Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का C। ये तो इनका एक्चुअल नाम। अब इसका निमोनिक्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको याद कर लोगे तो ये 20 एलिमेंट याद हो जाएंगे। निमोनिक्स मतलब टेक्निक याद करने के लिए, उसका शॉर्टकट है हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज, ओनली फ्राइडे नाइट। BBC न्यूज एक चैनल है ना, तो हाई में एच आ रहा, हाइड्रोजन, हेलो में He, हीलियम, Li, लिसन, लिथियम, B फॉर बेरिलियम, B फॉर बोरॉन, C फॉर कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, F फॉर क्लोरीन, N फॉर नीयन। याद हो गया? हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज, ओनली फ्राइडे नाइट। नेक्स्ट, नाम, मांगो, अल्लाह, से, पैसा, सोना, चांदी और काजू कतरी। काजू नाम है Na, सोडियम, Mg, मैग्नीशियम, Al, एल्यूमिनियम, S फॉर सिलिकॉन, P फॉर फॉस्फोरस, S फॉर सल्फर, C फॉर क्लोरीन, A फॉर आर्गन, K फॉर पोटेशियम, Ca फॉर कैल्शियम। समझ में आ गया? अरे हाँ यार। हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज, ओनली फ्राइडे नाइट। ना मांगो और काजू कतरी। याद हो गया ना? 20। वो जो नंबर है ना, सीरियल नंबर, वही उनका एटॉमिक नंबर है। जैसे सोडियम का सीरियल नंबर कितना है? 11, उसका एटॉमिक नंबर भी कितना है? 11। समझ में आ गया? एटॉमिक नंबर बता दूंगा तो पूरी कहानी आ जाएगी ना आपको। आप वैलेंस, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, आप उसकी वैलेंसी बता सकते हो, आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हो। मतलब पूरी कुंडली किससे पता चलती है? एटॉमिक नंबर। और वो हम लोग याद कर रहे हैं, 20 एलिमेंट लिख लो। तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चे लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स। वापस से एक बार ग्रुप और एक पीरियड ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर और फिर डिस्कशन करेंगे। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन। सिमिलरली हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंजियम। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से, लिथियम एटॉमिक नंबर कितना है? 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 2,2। एटॉमिक नंबर क्या आएगा? एटॉमिक नंबर 6, 2,4। सही है ना? सबको याद होगा? ठीक है, पहले बात करते हैं एटम की साइज को लेकर। किसको बात करते हैं? कि अगर हम लोग ग्रुप में या फिर पीरियड में मूव करें तो एटम की साइज बढ़ेगी या कम होगी? अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो आप जब ग्रुप में नीचे जाते हो, जैसे हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है,
क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन, बट लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले शेल में हो जाएंगे और तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में। ऐसी सोडियम के पास 3 शेल, कितनी शेल है? 3। मैं डायग्राम ऐसा नहीं बनाता, ऐसा लिखूंगा। हाइड्रोजन के पास 1 शेल है, लिथियम के पास 2 है, सोडियम के पास 3 शेल है, पोटेशियम के पास 4 है, 2,8,1। याद आ रहा है? मतलब हर बार एक एक शेल क्या होते जा रही है। आप खुद इमेजिन करो ना, हाइड्रोजन के पास एक ही शेल थी, लिथियम के पास 2 शेल हो गई है, सोडियम के पास 3 शेल हो गई है, उसके बाद वाले के पास 4 शेल हो गई। मतलब सर आप जैसे जैसे नीचे आएंगे एक एक शेल क्या होती जाएगी, मतलब एटम की साइज बढ़ती जाएगी। एटम की साइज क्या होगी? तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटम की साइज क्या हो रही है? दिख रहा है ना साफ साफ। मतलब सर अगर आप टॉप टू बॉटम ग्रुप पे जा रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो एटम की साइज क्या होने वाली है? क्योंकि हर बार जैसे आप नीचे जाएंगे एक शेल क्या हो जाएगा? ऐड। क्लियर है? बट अगर बात करें ग्रुप में, सॉरी पीरियड, इसमें बात करते हैं, तो सर इन सब के पास 2 ही शेल, इन सब के पास, मतलब इस हिसाब से तो इनकी साइज बढ़ने वाली है ना। तो हम लोग को लगता है कि कांस्टेंट होगी, हम लोग को क्या लगता है, बट ऐसा नहीं है। आप इस बात को समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बात को इमेजिन करो कि अगर मैं एग्जांपल लूं लिथियम का, किसका एग्जांपल लूं? लेट्स से मैं लिथियम हूं, लिथियम का मैं मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो है और 1 इलेक्ट्रॉन और है ना, 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसके पास 2 ही शेल है, उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? मतलब उसको एक ही जन को होल्ड करके रखने का है कि नहीं। बट अगर आप उसी के कंपेयर में बेरिलियम को ले लो, लेट्स से अब मैं बेरिलियम बन रहा हूँ, तो मुझे इसको भी होल्ड करके रखना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है ना भैया, नोटिस करना ध्यान से। अगर मैं बोल रहा हूँ उसी की जगह आप किसको ले लो? बोरॉन को, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। नोटिस करो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना, मैं करीब आते गया, मैं कैसे आता गया हूँ? एरिया कम हुआ है कि एरिया कम हुआ है। तो सर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन शेल में बढ़ते जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसकी वजह से एटम की साइज क्या होती चली जाएगी। इमेजिन किया ना, तो एग्जांपल दिया मैंने अभी। तो जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो सर ये सबसे बड़ा एटम, इसके बाद ये थोड़ा छोटा होगा, ये थोड़ा छोटा, हालांकि सबके पास एटम कितने शेल है? 2 ही शेल, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, इसकी वजह से उसकी साइज कैसी होती चली जाएगी। समझ में आया? सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज, समझ में आया? ठीक है भैया, यहां लिख देता हूं, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। कोई दिक्कत? क्लियर हो? बात करते हैं वैलेंसी पे। बात किस पे करते हैं? अगर आपने ध्यान से देखे हो या सुने हो, कुछ देर पहले मैंने बताया था, ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं सबके पास लास्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इनकी वैलेंसी भी क्या होगी? क्योंकि सबके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, तो इन सब की वैलेंसी क्या होगी? तो क्या वैलेंसी चेंज हो रही है? मतलब सर आप अगर ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर जाए, वैलेंसी चेंज होने वाली है? नो चेंज इन वैलेंसी। समझ में आ रहा है ना? एरो बता रहा है, मतलब ऊपर से नीचे गए तो एटम की साइज बढ़ेगी, बट अगर ऊपर से नीचे गए तो वैलेंसी में कोई चेंज होने वाला नहीं, नीचे से ऊपर गए तो भी। सही है। अब बात करते हैं किसमें? ग्रुप में, सॉरी पीरियड। देखो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने की कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन देगा कि 7 इलेक्ट्रॉन लेगा? तो इसकी वैलेंसी कितनी है? इसके लास्ट शेल में कितने की कमी है? 6 देगा कि 2 देगा? वैलेंसी कितनी? इसके लास्ट शेल में कितने की कमी है? 5 की कमी। 3 देगा कि 5 लेगा? वैलेंसी कितनी? इसके लास्ट शेल में कितने की कमी है? 4 ले भी सकता है, 4, ठीक है ना? इसके पास कितने की कमी है? 5 देगा कि 3 लेगा? वैलेंसी कितनी? इसके लास्ट शेल में कितने की कमी है? 6 देगा कि 2 लेगा? 1 और 0। सही है ना भैया? अगर आप ध्यान से देखो सर, अगर लेफ्ट टू राइट आप पीरियड में मूव हो रहे हैं तो पहले वैलेंसी बढ़ती है फिर वैलेंसी, या राइट टू लेफ्ट जाओ, पहले वैलेंसी बढ़ती है फिर वैलेंसी, हम लोग लिखेंगे पहले
वैलेंसी बढ़ेगी, बाद में कम होगी, सही है ना? पहले बढ़ेगी, बाद में क्या होगी? वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, आइदर वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू क्लियर। दो ट्रेंड समझ में आ गए। तीसरा ट्रेंड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बोले तो मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बोले तो नेगेटिव। ठीक है भैया, इसको भी देख लेते। देखो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में मेटल है, राइट साइड में, तो अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊं बच्चों, लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊं मतलब मैं मेटल से कहां पर जा रहा हूं? सर मेटेलिक कैरेक्टर कम होते जा रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है, हाँ या ना? मेटल से कहां पर जा रहे हो? सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। मेटल से किसकी तरफ जा रहे हैं? समझ में आया कि नहीं? हम लोग क्या बोलेंगे अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर एरो बनाया हो, एरो बता रहा है कि हम लोग कहां से कहां जाए, लेफ्ट से राइट। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? होगा। और आप बोल सकते हो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि आप नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हो, वाइसा वर्सा भी तो बोल सकते हो ना। मेटेलिक कैरेक्टर कम हुआ मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज। क्लियर है? इधर में तो कोई दिक्कत नहीं। बात करते ग्रुप में, इसमें बात करते सर यहाँ तो सब लेफ्ट वाले ही है ना, तो सभी मेटल है, सभी, तो यहाँ कैसे डिस्कस करेंगे कौन अच्छा है और कौन बुरा है? तो देखो आप इस बात को समझो, हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है, लिथियम के पास 2 शेल है, सोडियम के पास 3 शेल है, पोटेशियम के पास 4 और फ्रेंशियम के पास कितने शेल? देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को देता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं। अब इसमें कोई बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और कोई अच्छे से इलेक्ट्रॉन को दे नहीं सकता। अब इसको समझाता हूं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर फॉर द टाइम बीइंग मैं अपने आप को अज्यूम करूं हाइड्रोजन, तो मेरे पास कितने शेल है? एक ही शेल, मतलब एक ही शेल को इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना है, वो भी मेरे न्यूक्लियस से बहुत करीब में, वो भी मेरे न्यूक्लियस से बहुत करीब में, तो मैं इसको आसानी से होल्ड कर सकता हूँ, मैं इसको आसानी से होल्ड कर सकता हूँ ना बच्चों। बट अगर आप उसी की जगह किसको कंपेयर करो? लिथियम, तो एक और शेल बढ़ गया, अब होल्ड करना क्या है? मुश्किल है। अगर आप फ्रेंशियम को देखो 7 शेल, कितने शेल है? न्यूक्लियस से 7 शेल है ना, तो जो आखिर वाला, मैं इन लोगों को पकड़ के रख सकता हूँ, इन लोगों को मालूम है आगे तो अभी सब देंगे, वो आखिर वाले इन लोगों को पकड़ के रखने के चक्कर में हो सकता है आखिरी वाले, मतलब फ्रेंशियम एज कंपेयर टू इनके कंपेयर में फ्रेंशियम इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से क्या कर सकता है? लूज कर सकते हैं। अरे हाँ या ना? इमेजिन कर रहे हो ना क्या समझा रहा हूं मैं? तो सर फ्रेंशियम अच्छा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है एज कंपेयर टू इन, मतलब सर जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ रही है ना। अच्छा कौन है? ये है ना। मतलब जब आप ऊपर से नीचे आ रहे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, या वाइसा वर्सा भी बोल सकते हो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। अरे उल्टा उसका बाबा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीजेस, सही है ना? एरो बता रहे हैं कि आप कहां से कहां जा रहे हो? ऊपर से नीचे। अगर नीचे से ऊपर जाता तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज। ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंशियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में इससे अच्छा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट आपको मिलने वाला नहीं। सिमिलरली फ्लोरीन जो है ना, ये मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। समझ में आ गया? हाँ या ना? एक क्वेश्चन सिर्फ रह गया, उसको डिस्कस करूंगा और चैप्टर यहाँ पर एंड करूंगा मुझसे। अगर आपको याद हो, मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था हाइड्रोजन की प्लेसमेंट को लेके दिक्कत। अब आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन की प्लेसमेंट को लेके क्या दिक्कत थी? अगर आप हाइड्रोजन को ध्यान से देखो ना, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी कितनी है? और क्लोरीन जो अपना हेलोजन है ना, उनकी भी वैलेंसी कितनी है? हेलोजन के लास्ट उनको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत, और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी कितनी है? और ये जो ग्रुप 1 है ना, उनकी भी वैलेंसी कितनी है? तो दिक्कत ये थी कि हाइड्रोजन को कहां रखा जाए, ग्रुप 1 के साथ में कि ग्रुप 17 में, क्योंकि वैलेंसी तो दोनों से मैच हो रही है। आई दिक्कत। तो इसका आंसर कहां से पता लगाया गया? इसका आंसर लगाया गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
किससे पता लगाएगा? इन सब के लास्ट शेल में ग्रुप 17 में जितने भी एलिमेंट थे ना, इन सब के लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 थे। कितने थे? 7। और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 8। और ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? अब आप बताओ हाइड्रोजन किससे मैच करता है? ग्रुप 1 से ना, क्योंकि सर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन किससे मैच हो रहा है? ग्रुप 1 से। इसीलिए हाइड्रोजन को कहां पर प्लेस कर दिया गया? ग्रुप 1। क्लियर? कोई दिक्कत? पक्का? चैप्टर क्लियर है बच्चों? अगली बार इस चैप्टर पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और पार्ट 2 का चैप्टर 1 हम लोग क्या करेंगे? That's all for today. Thank you.